हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर होनी चाहिए आवाज। हाँ शिवाली, प्रियंका, आवाज क्लियर है? शुरू करें? हाय हाय सर, हाय। चलो। टॉक टिक टॉक टिक टॉक टॉक। ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंटल क्लासिफिकेशन और बीओडी भी पढ़ेंगे। एलिमेंटल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स तो जान ही रहे हो, एलिमेंट्स क्या है, कैसे बनता है, किस चीज से बनता है। ठीक है, हाउ इट फॉर्म्स, कैसे बन रहा है, क्या है, क्या पीछे का तथ्य है, हाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म, कैसे बनेगा, है ना? यू नो दिस, इसको बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन जैसे कि बोल रहा है कि आवर सराउंडिंग आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स नोन एज एलिमेंट्स। सही बात है, एलिमेंट तो हर चीज में है ना? अभी तक क्या था कि 31 एलिमेंट्स वेयर नोन अराउंड 1800, मतलब 1800। ये क्या ईयर है? ईयर। जब 1800 वाला ईयर चल रहा था, उस समय सिर्फ 31 एलिमेंट्स इजाद, 31, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ 63 मोर एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड, और 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे तुम्हारा एलिमेंट्स ग्रू किया, एंड इट बिकम्स नेसेसरी टू क्लासिफाई देम ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स बन रहा है, कोई भी चीज अगर पृथ्वी में बन रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के तुम उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे निर्धारित करोगे ना? क्लासिफिकेशन हो और प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइंड हो तो उसका कोई फायदा होता है। क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज, दीज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जरूरी है जानना। ठीक है, जब तुम एलिमेंटल क्लासिफिकेशंस की बात करते हो। ठीक है, तो इसमें यही चीज देख रहे हैं एलिमेंटल क्लासिफिकेशन में हम लोग। तो फिर क्या हुआ कि इट वाज डिफिकल्ट टू स्टडी दीज एलिमेंट्स। ये डिफिकल्ट था कि स्टडी करने के लिए इस एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंटली, without first establishing a relationship between them based on their properties, जो कि मैंने समझाया कि हर एक एलिमेंट को ना इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ कि रिलेशनशिप्स इन्होंने बनाए, किसके बीच में? बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज के बीच में। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे रिजल्ट के वजह से क्या निकला कि दीज एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज में इनको बनाया गया बेस्ड ऑन क्या, इनके ग्रुप्स के हिसाब से, जिसमें कि वो सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, यही सब देखा जाता था, एज वेल एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी वगैरह भी हम देखते थे। ठीक है, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तुम पढ़ रहे हो, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीरियड क्लासिफिकेशन ही आज के डेट में फेमस है, जो कि सब तुम्हारे +2 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो होते थे अरेंज्ड इन ग्रुप्स होते थे, या तो पीरियड्स में होते थे। ग्रुप्स और पीरियड्स दो चीजें होती हैं जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन में तुम देखते हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तो तुम कर रहे हो किस बेसिस पे? उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं ये जानना जरूरी है। सक्सेसफुली कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे तुम उनको देखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज क्या हुआ है कि साइंटिस्ट वेयर इवेंचुअली सक्सेसफुल
इन ग्रुपिंग द वेरियस एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप्स। अलग अलग सक्सेसफुली वो ग्रुप्स बना के, केमिकल फैमिलीज बना के उसको देख पा रहा है, सो दैट सिमिलर एलिमेंट्स वेयर ग्रुप्ड टुगेदर, सिमिलर एलिमेंट्स जो है ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, और डिसिमिलर एलिमेंट्स जो होते हैं वेयर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर आफ्टर शोइंग ए ग्रुप। ठीक है, मतलब कुछ सिमिलरिटी के बेसिस पे उनको डिफाइन कर दिया जाता है कि हाँ ये सिमिलरिटी है तो इसमें ये चीजें रहेगा। करेक्ट। अब देखो पीरियोडिक टेबल तुम जान रहे हो, पीरियोडिक टेबल को मेरे को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये वाले को। ठीक है, मैं ये वाले पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल अभी दो दिखाऊंगा। पहला पीरियोडिक टेबल तो ये है जिसमें कि तुम जान रहे हो हाइड्रोजन शुरुआत होता है, ये तुम्हारा क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर अल्कली अर्थ मेटल, यही सब आता है। ठीक है, पहला वाला अल्कली है, दूसरा वाला तुम्हारा क्या है, ग्रुप्स और पीरियड्स की बात चल रही है ना। ग्रुप्स में पहला वाला तुम्हारा क्या है, अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट यू नो। ठीक है, पिंकिश वाले जितने भी हैं सब रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव नहीं, हेवी मेटल्स है। करेक्ट। उसमें से भी कुछ रेडियो एक्टिव है जो नीचे हाफमेनियम से ऊपर जो भी है। ठीक है, नॉन मेटल्स यू नो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मेटल्स और भी हैं, ये भी मेटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नोबल गैसेस वगैरह भी हैं। ठीक है, नोबल गैसेस वगैरह भी मौजूद हैं। करेक्ट। तो ये जो सीक्वेंस है ये तुमको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो सीक्वेंस है ये ऐसे मौजूद है। करेक्ट, पीरियोडिक टेबल में। फिर क्या आता है कि इसको तो जानना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो तुमको पता होना ही चाहिए कि क्या क्या है। तो जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या थे, 18 वर्टिकल कॉलम्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, इसको तुम पीरियड्स बोल रहे हो। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट करता है, सेकंड पीरियड 8, थर्ड भी 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 एलिमेंट सिक्स में। और सेवेंथ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है, अभी भरा नहीं है। ठीक है, इनकम्प्लीट चल रहा है, अभी उसमें खोज चल रहा है। ओके, तो दैट यू नो कि डी पी एस जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे तुम्हारा लाइनअप है, एस पी डी एफ ब्लॉक्स जो है वो ऐसे ऐसे लाइनअप है, ये तुमको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आता है तुम्हारा आयनिक रेडियाई, इसमें एक टर्म आता है आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो ये जो आयनिक रेडियाई ये है क्या। ठीक है, आयनिक रेडियाई, एक मिनट देना, कुछ चल रहा है। हाँ सर, हाँ सर, बोलो बोलो बोलो। मैं कहा, मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ, 10 बजे तो रहेगा, मैं खुद ही नहीं खा रहा हूँ हॉस्टल में रात का। नहीं, आप जाके खा लो। मैं रात में खाता हूँ, अपना ले जाता हूँ वहां से गंगा ढाबा से वेज फ्राइड राइस। हाँ, वेज फ्राइड राइस का करा लेंगे। हाँ, वेज फ्राइड राइस खा लेंगे। ठीक, ठीक, ओके। हाँ था ना। ओके, सो आयनिक रेडियाई की बात चल रही है। आयनिक रेडियाई, दैट यू नो कि आयनिक रेडियाई कैसे काम करता है, क्या उसका है फंडा। ठीक है, तो देखो जैसे कि समझा है यहाँ पे। ठीक है, कि आयंस फॉर्म्ड, आयंस जो है कैसे फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म्ड by the loss of one or more electrons from the neutral atom। न्यूट्रल एटम से जब लॉस होता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन का, तब आयंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज कैटायन। ठीक है, एंड व्हेन द
electrons added to the neutral atom from anion negative ions, ठीक है, तो वो तुम जान रहे हो कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द आयंस, ठीक है, which exerts its influence on the electron cloud is known as the ionic radii, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। मतलब क्या है कि सपोज करो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कहीं मौजूद है, ठीक है, तो ये उसका आयनिक रेडियई होगा, ये तो तुम जान रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि तुम मान के चलो कि क्लोरीन माइनस, इसमें एक एक्स्ट्रा अगर क्लोरीन 2 माइनस कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा हो जा रहा है, तो एक एडेड क्या इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दी हो, ठीक है, तो एडेड इलेक्ट्रॉन डाल दिए हो तो उसका भी एक रेडियस होगा, उसका भी एक फोर्स होगा, इन्फ्लुएंस होगा उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, तो जो इन्फ्लुएंस होगा वहां तक जाएगा, आयनिक रेडियस वहां तक जाएगा। ये एटॉमिक रेडियस नहीं है, ये आयनिक रेडियस है, ठीक है, आयनिक रेडियस की बात चल रही है। लेकिन ये सेम ट्रेंड फॉलो करता है, फॉलो ये सेम ट्रेंड करता है क्या, कि आयनिक रेडियस चेंज इन दी सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की तरह ही ये करता है, ठीक है। इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस डाउन द टॉप टू बॉटम, ठीक है, इंक्रीजेस ऐसे होता है और टॉप टू बॉटम में ये करता है, ठीक है। एक मिनट दो। ठीक है, तो साइज उसी पर डिपेंड करता है कि कैटायन एनायंस कैसे कैसे कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। कैटायन इज लेस देन न्यूट्रल एटम लेस देन एनायन, ठीक है, सिंपली बोल रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि एनायन का जो एटॉमिक रेडियस होता है, कैटायन तो तुम समझ रहे हो, कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, ठीक है, इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, सबसे कम होगा। कैटायन का आयनिक रेडियस सबसे कम होगा, न्यूट्रल एटम का उससे ज्यादा और एनायन का उससे ज्यादा, ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। फिर क्या आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, जब आउटर मोस्ट से ऑर्बिट से रिमूव कर दिया जाता है। जनरली लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक enthalpy increases, whereas on moving down the group it decreases, but half filled orbitals and full filled orbitals are highly stable and thus have high ionization enthalpy, high ionization enthalpy इनमें जिसमें तुम बात कर रहे हो अगर तुम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हो। ये सब चीजें जो तुमने प्लस टू में पढ़ा है, ठीक है, वापस से यहाँ पे रिपीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है कि कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, थोड़ा बताना, ठीक है। वैसे तो वो ऐसे नहीं डालेगा, डायरेक्टली नहीं डालेगा, उसमें डालेगा तुम्हारा एटमोफाइल, चैल्कोफाइल और क्या बोले तो तुम्हारा लिथोफाइल एलिमेंट्स जो हैं उनमें कैसा कैसा आयोनिक रेडियस में वेरिएशन होता है, ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के दे देगा। बहुत चालाक है, बहुत चालाक है यूसी, उसको डाल देगा ऐसे लिख के ताकि तुमको समझ में नहीं आए कि नहीं ये ग्रुप में कौन सा है, ये इस ग्रुप में कौन सा है, तो इसीलिए उस क्लासिफिकेशन को भी पढ़ना जरूरी है इसके अलावा, ठीक है। फिर आता है इसमें एक और वर्ड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इज डिफाइंड एज द चेंज इन द एंथैल्पी, ठीक है, व्हिच टेक्स प्लेस when gaseous atoms gains
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी गैस एटम को अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो एक मोनोवोलेंट एनायन को फॉर्मेशन देता है इन दी गैसियस स्टेट, ठीक है। फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड्स व्हाइल इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप में ये डिक्रीज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉर्मली इंक्रीज करता है, ठीक है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन की जो एफिनिटी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। फिर क्या आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बोल रहा है of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी चीज को बता रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहा है क्या, किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज योर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फिर क्या आता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वाइल सीजियम इज द लीस्ट, सीजियम जो है लीस्ट है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव में तुम्हारा फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, ठीक है। सीजियम तो समझ रहे हो कम ही होगा, ठीक है। फिर क्या आता है कि इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। इन ग्रुप्स व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, डाउन डिक्रीज। अब तुम्हारा जो इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना जरूरी है, दैट इज गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है एज कंपेयर टू पहले वाला क्लासिफिकेशन। तो गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन को डेवलप किया था विक्टर गोल्ड ने, गोल्ड स्मिथ ने, ठीक है। ये क्या है, ये एक जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन है which groups the chemical elements within the earth, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक मिनट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रिफर्ड होस्ट फेजेस, होस्ट फेजेस इनटू लिथोफाइल, ठीक है, टू देयर प्रिफर्ड होस्ट फेजेस इनटू लिथोफाइल, ठीक है। गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन जो है वो जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें कि तुम अर्थ अकॉर्डिंग टू देयर प्रिफर्ड होस्ट फेजेस इनटू लिथोफाइल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है कि सिडोरोफाइल आयरन लविंग आ रहा है, चाल्कोफाइल सल्फाइड और लविंग आ रहा है, एंड चाल्कोजेन जो है वो तुम्हारा नॉर्मल लविंग है, ठीक है। या तो चाल्कोजेन बोलो, सल्फाइड और या सल्कोजेन लविंग बोलोगे सेम चीज है, ठीक है। अब ये रॉक लविंग का मीनिंग क्या होता है कि रॉक लविंग का मीनिंग होता है कि वो उनको पत्थरों से प्यार है, मतलब पत्थरों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब सिडरोफाइल क्या है, जहां पे आयरन का ओर होगा वहां पे वो एलिमेंट मिलेगा, वो आयरन खुद नहीं है। फिर समझा रहा हूं, सिडरोफाइल का मीनिंग ये नहीं है कि वो आयरन होगा, सिडरोफाइल का ये मीनिंग है कि वो आयरन से प्यार करता है, मतलब आयरन के ओर जहां मिलेंगे वहां पे सिडरोफाइलिक एलिमेंट मिलेगा। सिंपल सी बात है, इतना समझो, ठीक है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन है कि आयरन लविंग में क्या आयरन आएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा सल्फर लविंग, जिसको हम सल्फाइड भी बोलते हैं, चाल्कोजेन लविंग, चाल्कोजेन लविंग भी बोलते हैं, ठीक है। एंड एटमोफाइल, एटमोफाइल को क्या बोलते हैं, गैस लविंग, ठीक है। एटमोफाइल को गैस लविंग बोलते हैं। और द वोलेटाइल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच इट ऑकर्स, जिसमें ये ऑकर हो रहा है, ठीक है। ये लिक्विड और गैसियस एट द एम्बिएंट सरफेस कंडीशंस, एट द एम्बिएंट सरफेस कंडीशंस में ये लिक्विड और गैसियस फॉर्मेशन में मौजूद है, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड और गैसियस फॉर्मेशन दोनों में रह सकता है गैस मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रह सकता है, क्योंकि वो वोलेटाइल्स है,
ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी कभी कभी रहता है वो एम्बेंट कंडीशंस में। ठीक है, अब ये तुम्हारा गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन है, तुमको इसको जानने की जरूरत है कि गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। कुछ कुछ नाम तो याद रख ही लो, ठीक है, क्योंकि वहां का क्लासिफिकेशन और यहाँ का क्लासिफिकेशन में काफी फर्क है। वहां पे वो हेवी मेटल्स अलग थे, यहाँ पे तुम अल्कली अर्थ मेटल के साथ भी हेवी मेटल्स हैं। जैसे कि तुम यहाँ लिथियम से लेके सीजियम तक देख रहे हो और बेरिलियम से बैरियम है, वैसे स्कैंडियम से क्रोमियम तक भी वो अर्थ मेटल है, नहीं क्या बोलते लिथोफाइल है। ठीक है, वहां पे इटीरियम, जिरकोनियम, नियोबियम ये सब भी है। करेक्ट। और इधर से उठा लो बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये सब भी है। ठीक है, अब ये देखो सारे जो तुम्हारे अर्थ में मिल रहे हैं, ये जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है लैंथेनॉइड ग्रुप में, वो भी आ रहे हैं। तो तुमको लिथोफाइलिक एलिमेंट्स के बारे में तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ मौजूद है। करेक्ट। फिर आता है तुम्हारा सिडरोफाइल। सिडरोफाइल तो बहुत ही इजी है। आयरन के पास देखो, आयरन के पास कौन कौन से हैं, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, ये तो समझ रहे हो, इनको तो मैग्नेट वैसे ही अट्रैक्ट करता है। इसके बाद आता है मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम। इरिडियम प्लेटिनियम है ऐसे ही याद कर लो, पैलेडियम है, रोहिडियम है, रुथेनियम है। ठीक है, इतने ही तो है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ये आयरन के आसपास मंडराने वाले हैं, वही सब है। ठीक है, चैल्कोफाइल तो समझ रहे हो, कॉपर, कॉपर के आसपास देखो चैल्कोफाइल जितने भी है ना, सब कॉपर के आगे वाले हैं। ठीक है, बस इतना याद करना है, कॉपर के नीचे वाले सारे और कॉपर से 6 आगे पीछे। ठीक है, और फिर इसमें बीच में 4। ठीक है, एक तरीके से पीरियोडिक टेबल में एक अंदाजा लगा के चलो कि इतने हैं। एटमोफाइल में तो तुम एटम्स ही बात कर लो, गैसियस का तो हाइड्रोजन एक गैस है, कार्बन नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, और हीलियम से लेके जेनन तक ये तो रहता ही है, ये तो सिंपल सी बात है कि दीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, ये तो है ही है, इनको तो तुम बोल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आएगा, बात ये आ रही है कि हाउ द क्वेश्चन विल बी कमिंग। ठीक है, मतलब इस चीज में क्वेश्चंस कैसे आने की प्रोबेबिलिटी है, हाउ द क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन दिस थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इनके प्रॉपर्टीज में, स्ट्रेट पूछता है कि लिथोफिलिक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ जाएगा, वो नहीं बना पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो लिथोफिलिक एलिमेंट्स को मोस्टली तुमको जानने की जरूरत है कि इनमें कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, ये जानो। सबसे पहले तो कंसिस्टिंग ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इनके पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स की एक पूरा ग्रुप मौजूद है। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा एस और एफ ब्लॉक मोस्टली। ठीक है, लिथोफाइल में क्या हुआ, तुम्हारा एस एंड एफ ब्लॉक मैंडेटरी है। करेक्ट। फिर क्या होता है कि दे ऑल्सो इंक्लूड ए स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्टिव नॉन मेटल्स, रिएक्टिव नॉन मेटल्स भी इसमें मौजूद हैं। एंड मोर रिएक्टिव मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक, जैसे कि तुम्हारा टाइटेनियम हुआ, जिरकोनियम हुआ एंड वेनेडियम हुआ, ये भी मौजूद है। ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड वेनेडियम ये मौजूद है। ठीक है, ये सब भी उसमें कंफर्म कंफर्म है। ठीक है, ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या हुआ कि देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कॉजेस क्या, कि लिथोफिलिक एलिमेंट्स टू एसोसिएट वेरी स्ट्रॉन्गली विथ सिलिका। ये एक वर्ड यूज किया, सिलिका। ठीक है, सिलिका का मीनिंग क्या हो जाएगा, SiO2। ये एक ग्रुप है, SiO2 सिलिका वाला ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितने भी लिथोफिलिक एलिमेंट है उनकी सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी, सबसे मतलब जो डिटर्मिनेंटिक प्रॉपर्टी है, मतलब कैसे उनको पता करोगे कि ये लिथोफिलिक एलिमेंट है, वो इजीली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तुरंत तुरंत रिएक्शन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लिथोफिलिक एलिमेंट्स जल्द से जल्द ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, और इससे क्या फॉर्मेशन करते हैं, एक लो डेंसिटी मिनरल का फॉर्मेशन करते हैं।
जो कि क्रस्ट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, जैसे कि तुम पढ़ोगे फ्लेडस्पार। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम सिलिकेट Si3O8, ऐसे इसके ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप पे SiO सिलिका जो है, सिलिका मौजूद ही रहता है। ठीक है, ये सारे के सारे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जो है और एल्यूमिनियम जो है, ये क्या है, ये लिथोफिलिक एलिमेंट है। ये लिथोफिलिक एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन के साथ क्या इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो ये फटाक से क्या बनाएगा, सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, वो सिलिकेट्स के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद है, और ये क्या बनाएगा, तुम्हारा फ्लेडस्पार ग्रुप बनाता है, जिसको एल्यूमिनोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक है, तो यही वो लो डेंसिटी मिनरल्स हैं जिनको ये बनाते हैं क्रस्ट पे। तो लिथोफिलिक एलिमेंट्स की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन जो है, ये उनकी डिटर्मिनिंग प्रॉपर्टीज है कि ये डिटरमाइन करता है कि उनकी एफिनिटी कैसी है। करेक्ट, तो ये चीज पता होना चाहिए तुमको, ताकि ये क्वेश्चन तुम फटाक से बना लोगे। ओके, फिर क्या आता है कि द मोर soluble minerals formed by the alkali metal tend to concentrate in the sea water or extremely arid regions where they can crystallize। ठीक है, जहां पे वो क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। द मोर soluble minerals formed by the alkali metals tends to concentrate in the sea water or extremely arid regions। ठीक है, अब जैसे कि एल्कली मेटल्स जो हैं वो तुम्हारे लिथोफिलिक हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन है, ठीक है, वो ज्यादातर कहाँ पे मिलता है, मोस्टली सी वाटर में रहते हैं, नहीं तो उनका रहना सी वाटर में सबसे ज्यादा होता है, या तो वो एक्सट्रीमली एरिड रीजन जैसे डेजर्टिफाइड रीजन, डेजर्ट्स जहाँ है, वहां पे इनका रहन सहन ज्यादा होता है। ठीक है, फिर क्या आता है कि द लेस सॉल्युबल लिथोफाइल, लेस सॉल्युबल जो लिथोफाइल एलिमेंट्स हैं, ये क्या होते हैं, आर कंसंट्रेटेड ऑन एंशियंट कंटिनेंटल सील्स। एंशियंट कंटिनेंटल सील्स जो है वहां पे मिलता है, वेयर ऑल द सॉल्युबल मिनरल्स हैव बीन वेदर्ड, जहां पे सारे के सारे सॉल्युबल मिनरल्स जो है वो वेदर्ड है। ठीक है, ऑल सॉल्युबल मिनरल्स जो है वो वेदर्ड है। ठीक है, फिर क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दीज देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ, मोस्ट ऑफ द लिथोफिलिक एलिमेंट्स आर एनरीज्ड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्टली सब एनरीज्ड हो गया है। ठीक है, रिलेटिव टू देयर एबंडेंस इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में उनके एबंडेंस के हिसाब से वो एनरीज्ड हो गए हैं, जितने भी लिथोफिलिक एलिमेंट्स है वो एनरिच्ड हो गए अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, ड्यू टू देयर रिलेटिव एबंडेंस इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में उनके एबंडेंस की वजह से वो क्या हुए हैं, एनरिच्ड हो गए हैं, मोस्ट लिथोफिलिक एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, द मोस्ट रिएक्टिव एस एंड एफ ब्लॉक मेटल्स which forms either saline or metallic hydrides are known to be extraordinarily enriched on the earth। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एस और एफ ब्लॉक के जो हैं वो इधर सलाइन है और मेटेलिक हैलाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एनरिच्ड है अर्थ में। ठीक है, रिलेटिव टू देयर सोलर एबंडेंस। फिर क्या आता है कि दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस, सबसे पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब क्या हुआ था, दैट कंट्रोल्ड द स्टेबल फॉर्म ऑफ ईच केमिकल एलिमेंट वाज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म द कंपाउंड्स विद द हाइड्रोजन। सबसे शुरुआत में जो फॉर्मेशन हुए थे एलिमेंट्स के, उनकी एफिनिटी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए थी, वो हाइड्रोजन के साथ ज्यादा रिएक्ट करके क्या बनाते थे, तुम्हारा रिएक्शंस करते थे। ठीक है, जो कि मेटालिक हाइड्राइड्स के नाम से जाने जाते हैं। करेक्ट, अब क्या होता है इनमें कि अंडर दिस कंडीशन एस एंड एफ ब्लॉक के जो मेटल हैं वो स्ट्रांगली एनरिच्ड हो गए अर्थ पे। ठीक है, अब मोस्टली जो एनरिच्ड हो गए वो किससे हो गए थे,
रुबिडियम से, स्ट्रोंशियम से और बैरियम से, जो कि 50% ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, हेवियर देन आयरन इन द अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। अर्थ क्रस्ट में रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम 50% कवर करता है, ऑलमोस्ट 50% कवर करता है जितने भी हैं एलिमेंट्स में, ठीक है। तो उसका काफी ज्यादा है, 50% काफी ज्यादा अमाउंट कवर करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आना चाहिए कि काफी ज्यादा अमाउंट ये कवर आउट करता है, करेक्ट। फिर क्या आता है कि द नॉन मेटालिक लिथोफाइल्स, नॉन मेटालिक लिथोफाइल्स जो है, जैसे कि तुम्हारा देखो मेटालिक लिथोफाइल्स खत्म हुआ वहां पे, अब आता है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में तुम्हारा फॉस्फरस है और जितने भी हैलोजन ग्रुप्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, ठीक है, एज ए आयोनिक सॉल्ट, वो सारे के सारे हैं, ठीक है, with s block metal in pegmatites and seawater, ठीक है, with the exception of the fluorine whose hydride forms hydrogen bond and is therefore of relatively low volatility, low volatility है, ठीक है। These elements have had their concentration on the earth significantly reduced through the escape of volatile hydrides, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो है उसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, हुज हाइड्राइड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, which hydrates form hydrogen bond and is therefore relatively low volatility. These elements have their concentration on the earth significantly reduced through the escape of volatile hydrates during the earth formation. फ्लोरीन ही एक एक्सेप्शन है, किसमें, उसमें हेलोजन ग्रुप्स में फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है, जो कि एफिनिटी उसका ऑक्सीजन की तरफ नहीं है, एफिनिटी उसका हाइड्रोजन की तरफ है, ठीक है। और थोड़ा वो लो वोलेटाइल है, लो वोलेटाइल मतलब इतना भी वोलेटाइल नहीं कि जल्दी से एस्केप कर जाएगा, ठीक है। थोड़ी लो वोलेटिलिटी है किसकी, फ्लोरीन की। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, फ्लोरीन एक ही फ्लोरीन है जो कि एक्सेप्शन है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा प्रीफर करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन बॉन्डिंग। तो ये सारा का सारा जो भी है ये इस पूरे के पूरे अर्थ में मौजूद है, ठीक है। फॉस्फोरस एंड हेवियर हैलोजेंस आर प्रोबेबली सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड ऑन द अर्थ एज ए होल रिलेटिव टू देयर सोलर एबंडेंस, ठीक है। अर्थ पे इनका एज ए होल है रिलेटिव टू देयर सोलर एबंडेंस, ठीक है। सोलर एबंडेंस में भी ये मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिप्लीटेड है, अर्थ में कम मिलते हैं। कौन, हेवियर हेलोजेंस जो हैं वो कम मिलते हैं तुम्हारे अर्थ पे, फ्लोरीन की ही बात चल रही है, ठीक है। अब तुम्हारा बात आता है कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिडरोफाइल, ठीक है। सिडरोफाइल पढ़ने से पहले तुमको इनके बीच में ना ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में भी जानना होगा। अब जैसे कि सेवरल ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिसमें कि तुम्हारा पहला आता है क्रोमियम, दूसरा आता है मोलिब्डेनम, तीसरा आता है आयरन, चौथा आता है मैंगनीज। अब इनके पास तो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या, लिथोफिली भी है और सिडेरोफाइल भी है। अब कोई पूछ सकता है तुमको जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चीजों के हैं, कंफर्म, दोनों चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से हैं और उनमें दोनों की क्वालिटीज हैं, ठीक है, उसकी भी क्वालिटीज है और इसकी भी क्वालिटीज हैं, ठीक है। ऑल्दो दीज मेटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ऑक्सीजन and are never found in the earth crust in free state, metallic form of these elements are thought very likely to exist in the core of the earth, ठीक है, where atmosphere did not contain oxygen, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करता ही है, तुम जान रहे हो, आयरन रिएक्ट नहीं करता है, क्रोमियम भी रिएक्ट करता है, मोलिब्डेनम भी रिएक्ट करता है, मैंगनीज भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। लेकिन ये फ्री स्टेट में मिलता ही नहीं है अर्थकष्ट में, क्योंकि तुम हेमाटाइट ले लो, मैग्नेटाइट ले लो, ये सब मेटल के नाम तुम सुने हुए, आयरन के ये सब और हैं, लेकिन इनमें क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट भी मौजूद है। और ये अर्थ में इसीलिए फ्री में मिलते ही नहीं है, फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेंगे, एटॉमिक फॉर्म में कभी नहीं मिलेंगे। इनका एटॉमिक फॉर्म कहाँ मिलेगा तुमको, कोर में ही मिलेगा, ये भी याद रखो, कोर के पास या कोर में ही मिलेगा, यही चीज वो बता रहा है, किसके, ट्रांजिशन मेटल्स के, करेक्ट।
फिर क्या होता है कि प्योर सिडरोफाइल की अगर हम बात करें, दीज एलिमेंट आर कंसिडरेबली डिप्लीटेड इन द अर्थ क्रस्ट रिलेट टू देयर सोलर एबंडेंस। क्रस्ट में सिडरोफाइल कम मिलता है, पहली बात तो, ठीक है। owing to their strong affinity for the oxygen, lithophile metal, although they form a great bulk of metallic elements in the earth crust, were never available as a free metal before the development of electrolysis। लिथोफिलिक मेटल्स का भी वही हाल है कि वो भी तुम्हारा फ्री स्टेट में इतना जल्दी अवेलेबल होते ही नहीं है। करेक्ट। अब क्या बोला है कि मेनी लिथोफिलिक एलिमेंट मेटल्स जो हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर जो है या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है, या उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेटल्स की तरह है, ठीक है। लिथोफिलिक मेटल्स जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर मेटल की तरह है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये चीज उसने दिखाया है यहाँ पे। करेक्ट। फिर क्या होता है कि इसका जो कनेक्शन है वो किस तरीके से है, हमको इन्वायरमेंट में इसका कनेक्शन भी तो बैठाना है। सिर्फ इनको पढ़ने से तो जरूरी नहीं है, ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका तो कनेक्शन भी तो बैठना चाहिए कि वाई यू आर रीडिंग दिस थिंग, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है कि हाउएवर द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यू टू एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस from the extremely energy intensive process of smelting these metals means that the future of these elements as industrial metals could be called into questions। ग्रीन हाउस गैस जो है उसमें क्लाइमेट चेंज का कारण है ही, ठीक है, लेकिन जब तुम इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हो, ठीक है, वो एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैस को इमिट करता है। स्मेल्टिंग और जब बात कर रहे हो किसी भी मेटल की, जब स्मेल्टिंग करते हो तो उसमें ग्रीन हाउस गैस निकलता है जो कि एक थ्रेट है क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। नॉन मेटल फॉस्फोरस एंड हेलोजन्स वेर ऑल्सो नॉट नोन टू दी अर्लियर साइंटिस्ट, पहले नहीं पता थे, ठीक है। और क्या है कि लेस डिफिकल्ट भी था मेटालिक लिथोफाइल्स को पता करना, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक आया, वही वो समझा रहा है कि जब पहले भी यही समझा रहा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक आने के बाद ही हमको पता चला कि ये वगैरह एलिमेंट्स भी मौजूद है, ठीक है। तो एलिमेंटल, जैसे कि फ्लोरीन, वहां वो सब जो मेटल्स थे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे थे, बट यहाँ पे एलिमेंटल क्लोरीन की जब तक बात करो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। अब सिड्रोफाइलिक एलिमेंट्स के तुम यहाँ पे नाम देख सकते हो, ठीक है, कैसे कैसे मौजूद है पता होना चाहिए तुमको। सिड्रोफाइलिक एलिमेंट्स है प्रैक्टिकली नो एफिनिटी व्हाटसएवर फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है, प्रैक्टिकली इनका कोई एफिनिटी नहीं होता है एक्सेप्ट ट्रांजिशन मेटल्स। फिर बता रहा हूँ, सिड्रोफाइलिक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल में फर्क है, ठीक है। सिड्रोफाइलिक एलिमेंट्स जो है उनके ऑक्सीजन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। इंडीड ऑक्साइड्स ऑफ गोल्ड आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल, ठीक है, कभी कभी जो गोल्ड जो है वो कभी कभी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिड्रोफाइलिक एलिमेंट में गोल्ड भी दिया है, बट गोल्ड का जो ऑक्साइड्स बनता है ना वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट कर ले रहा है, सिर्फ गोल्ड की बात चल रही है, गोल्ड रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड बना रहा है, बट वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ कार्बन or sulfur, but even these are not strong enough to separate out with the chalcophilic elements। chalcophilic element को सेपरेट करने में ये भी सक्षम नहीं है, ठीक है। एंड बाउंड थ्रू मेटेलिक बॉन्ड्स, ये मेटेलिक बॉन्ड्स के थ्रू बाउंडेड है, ठीक है, विथ आयरन इन द डेंस लेयर ऑफ द कोर वेयर प्रेशर में बी हाई एनफ टू कीप द आयरन सॉलिड। आयरन को सॉलिड रखने के लिए प्रेशर काफी हाई है। वहीं पे मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम डू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन बट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते तो हैं बट फ्री स्टेट में बनाते हैं। एंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ व्हेन द फ्री ऑक्सीजन डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
मैंगनीज, मोलिब्डेनम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, बट दे एग्जिस्ट इन ए प्रिमिटिव अर्थ। शुरू के अर्थ में ये सब थे, ठीक है, अब नहीं है। अब जो क्रस्ट है ना वो सिलिशियस हो गया। सिलिशियस मतलब सिलिका डिपोजिट हो गया, जैसे कि मैंने बताया फ्लेडस्पार सबसे ज्यादा मिल रहा है आज के डेट में, सबसे ज्यादा तुमको फ्लेडस्पार ही मिलता है तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। यही चीज वो यहाँ पे समझाया रहा है, ठीक है। तो बिकॉज दे आर सो कंसंट्रेटेड इन द डेंस कोर में ही सिडरोफाइलिक एलिमेंट्स मोस्टली मिलते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जो है प्रीसियस मेटल है। इरिडियम इनमें सबसे रेयरेस्ट मेटल है, जो कि 1 पार्ट पर बिलियन में मिलता है, पीपीबी लेवल पे मिलता है। कौन? इरिडियम, ठीक है, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और कुछ कुछ जो मेटल है वो सब अल्ट्रा बेसिक नेचर के हैं, बेसिक इन नेचर है, एसिडिक नहीं है, ठीक है। जबकि सिलिका कंटेंट वाले जितने भी हैं सब एसिडिक होना चाहिए, ये बेसिक है, करेक्ट। इसके बाद आता है तुम्हारा चाल्कोफाइलिक एलिमेंट। चाल्कोफाइलिक एलिमेंट मतलब क्या है? सल्फर लविंग, ठीक है। और ये एकदम ही पुअर मेटल्स हैं, कोई अच्छे मेटल नहीं है, ठीक है। हेवियर नॉन मेटल, हेवियर नॉन मेटल बोलो तो वो सारे के सारे तुम्हारे चाल्कोफाइलिक एलिमेंट्स में कंसिडर किए जाते हैं। जितने भी हेवियर नॉन मेटल है दीज आर कंसिडर इन दी चाल्कोफाइल। तो चाल्कोफाइल एलिमेंट्स आर दोज मेटल्स समटाइम्स कॉल्ड पुअर मेटल्स, ये पुअर मेटल्स हैं। एंड heavier non-metals that have a low affinity for the oxygen, oxygen के लिए low affinity है, and prefer to bond with sulfur as highly insoluble sulfides, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाईली इनसोल्यूबल सल्फाइड्स हैं, ठीक है। बिकॉज दीज सल्फाइड्स आर मच डेंसर देन द सिलिकेट मिनरल, ठीक है। चाल्कोफाइलिक एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं बिलो द लिथोफिलिक एलिमेंट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ का पहला क्रिस्टलाइजेशन होता है, जब अर्थ पहले पहले क्रिस्टलाइज कर रहा था, उसके प्रोसेसेस मिनरल्स बना रहे थे, तभी वो सेपरेट हो गए थे। कौन? चाल्कोफाइलिक एलिमेंट। ये डेंसर होने की वजह से थोड़ा अंदर चले गए थे, ठीक है। इसी वजह से ना ये सब ना मिलते नहीं है। तुमको क्या लग रहा है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चैल्कोफाइलिक, लिथोफाइलिक, सिड्रोफाइलिक, क्या ये पहले सब मिक्स्ड नहीं होगा? सारे के सारे मिक्स्ड ही थे। जब थ्योरी बता रहा है अर्थ का फॉर्मेशन का कि वो एक सन से टूट के बना है, तो उसमें ये सारे के सारे ऑलरेडी होंगे। ये बाद में धीरे धीरे सेपरेट हुए हैं जब डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ का प्रोसेस हुआ है, जिसमें हेवियर मेटल नीचे और लाइटर मेटल ऊपर चढ़े हैं, तब ये केसेस पैदा हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज शुरू के इन्वायरमेंट में सब एक साथ ही थे, यही चीज वो समझा रहा है, ठीक है। दिस हैज लेड टू द सेपरेशन ऑफ द डिप्लीशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द सोलर एबंडेंस। यहाँ पे नहीं है, कमी है। कौन? चाल्कोफाइलिक एलिमेंट्स, ठीक है। बट इनका और क्या रोल है कि ये जो है ये however because they formed volatile hydrates, ये हाइड्रेट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं on the primitive earth when the controlling redox reaction was the oxidation or reduction of hydrogen. The less metallic chalcophilic elements are strongly depleted on the earth as a whole related to the cosmic abundance. cosmic abundance को लेते हुए as a whole ये डिप्लीट करता है, ठीक है। This is most specially true of the chalcogens, selenium and tellurium. selenium and tellurium की बात कर रहा है, which for this reason are among the rarest elements found in the earth crust. रेयरेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। टेलुरियम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। फिर क्या आता है कि द मोस्ट मेटेलिक चैल्कोफाइलिक एलिमेंट्स of the copper, zinc और boron group may mix to form some degree with iron in the earth core. अर्थ कोर में कुछ मिक्सिंग होता है चैल्कोफिलिक एलिमेंट्स का, जिससे कि ये रिएक्ट करके एक कहानी बनाता है, ठीक है। जिंक और गैलियम जो है ये लिथोफाइलिक एलिमेंट्स में भी आते हैं, बट इनके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारा चैल्कोफिलिक तरीका का भी है, ठीक है। मतलब सल्फर लविंग भी ये हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कुछ कुछ की प्रॉपर्टीज बोथ बोथ है, ठीक है। ये सब चीजें तुमको याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चंस के आंसर्स बना पाओगे, ठीक है। गैलियम जो है नोटेबली सोर्स्ड मेनली फ्रॉम द बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, वहां पे गैलियम मिलता है, ये भी चाल्कोफाइलिक एलिमेंट में आता है, ठीक है। ऑल्दो नो चाल्कोफाइलिक एलिमेंट इज ऑफ हायर एबंडेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट। देखो सिड्रोफाइल भी नहीं मिल रहा है, चाल्कोफाइल भी नहीं मिलता है, ठीक है। मोस्टली इन लोग कहीं कहीं बहुत कम डिपॉजिट्स मौजूद हैं जो कि अर्थ क्रस्ट पे मिल रहा है।
तो वो वही चीज बता रहा है, जो ग्रेटेस्ट एनरिचमेंट है चैल्कोफिलिक एलिमेंट का, वो तिब्बतन प्लेटू में इधर दिखता है, नहीं तो बोलिवियन एंटी अल्टीप्लानो, ये दो जगह है जहां पे दिखता है चाल्कोफिलिक एलिमेंट्स का। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये लोग अपलिफ्ट हुए हैं, नीचे से होते हुए आए हैं, ठीक है। A side effect of this modern time is that the rarest chalcophile, जैसे कि मर्क्यूरी जो है rarest chalcophile है, are so completely exploited that their value as a mineral has almost completely disappeared. चैल्कोफिलिक एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा कमर्शियली यूज करने लगे हैं लोग, जिसके वजह से उनका डिप्लीशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो ना एक्सप्लॉइटेड हो गए हैं, डिसअपेयर होने के कगार में, ठीक है। अब बात आता है एटमोफाइल में। एटमोफाइल में तो कमी है, एससीएन एंड नोबल गैस। बहुत सिंपल है, ये नोबल गैस है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, इतना रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें कोई कुछ ढंग का कहानी नहीं है किसमें एटमोफाइल में, सब गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये तो जानते हो, कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। वॉल्केनोज में भी मिलता है, स्ट्रांगली डिप्लीटेड होता है। ये सब तो कहानी है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज है, तुम पढ़ सकते हो इसको खुद भी, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, नोट्स मिल जाएगा, तुम पढ़ लेना इसको, इसमें तो कार्बन का कुछ कहानी नहीं है। अब बात आता है स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसको तो वापस पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है स्टोक्योमेट्री की, दैट यू नो, ठीक है। पढ़ना क्या है, बीओडी। इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, बीओडी, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन स्टोक्योमेट्री था, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। आना क्या है तुमको, जानना क्या है, बीओडी के बारे में। बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। वो क्या बोलता है, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to remove waste organic matter from water in the process of decomposition by aerobic bacteria। मतलब एक्चुअली में ये एरोबिक बैक्टीरिया का नीड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया का नीड होता है, कि कितना एक एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए कि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव कर सके, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन मतलब उसको सड़क के खा जाएगा, तो एरोबिक बैक्टीरिया उसको साफ कर देगा, ठीक है। यही चीज वो बोल रहा है। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, यही चीज दर्शाया जा रहा है। तो तुमको यहाँ पे एक बीओडी बोतल दिख रहा होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है, देखो बीओडी बोतल में तुम क्या करते हो, एक ऊपर में सेंसर लगा दियो। अब यहाँ पे क्या होगा, तुमने एक गंदा पानी लिया होगा और उसमें तुमने बैक्टीरिया छोड़ दिया होगा, ठीक है। और अंदर में ऑक्सीजन जितना मौजूद होगा वो देख देगा, और ऑक्सीजन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब तुम उसमें देखोगे कि पहले दिन इतना ऑक्सीजन है, फिर धीरे 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 करके 5 दिन बाद फिर मेजर किया तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो घट गया। तो ऑक्सीजन का जब अमाउंट घट जाता है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। कहीं पे डिमांड और सप्लाई की बात है ना, कंसेप्ट है डिमांड और सप्लाई का। कहीं पे डिमांड घट रहा है तो कहीं पे डिमांड बढ़ रहा है, कितना डिमांड घट रहा है कितना बढ़ रहा है, डिमांड और सप्लाई की कहानी है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई घट जाता है, जो चीज सप्लाई कम होता है उसी का ना डिमांड बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन का डिमांड इसी तरीके का है। मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम है, डीओ कम है, तो बीओडी ज्यादा होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये इनवर्स है, एक दूसरे के ना इनवर्स है, ये चीज पता होना चाहिए। जान रहे हो, एक एनालिटिकल पैरामीटर है बीओडी, एक एनालिटिकल पैरामीटर है रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया growing on an organic material present in a water sample at a specific temperature over a period of time। तो कितना सारी चीजें मेंशन किया, एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया से कंज्यूम होना चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होना चाहिए और स्पेसिफिक टाइम पे भी होना चाहिए, तभी ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का नाम लिया जा सकता है इसमें, ठीक है। फिर क्या आता है, the BOD value is most commonly expressed in milligrams of oxygen consumed per liter of sample during 5 days। 5 days में मेजर किया जाता है, जिसका इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन जो टाइम होता है
वो 5 दिन का होता है, बट टेम्परेचर कितना रखना होता है, 20 डिग्री। ठीक है, इससे क्या पता करते हैं हम, ऑर्गेनिक वाटर पॉल्यूशन का एक पैरामीटर सेट करते हैं बीओडी के थ्रू से। ठीक है, दैट वी शुड नो। अब बात आता है कि रिवर में भी कंसिडर सीवियरली पॉल्यूटेड। अगर ये सीवियरली पॉल्यूटेड रिवर की बात करूं तो उसका जो बीओडी का वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 8 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से म्युनिसिपल सीवेज, नाली जो हमारे घर से बाहर निकलता है, नाली, ठीक है, दैट इज एफिशिएंटली ट्रीटेड बाय 3 स्टेज प्रोसेस है। 3 स्टेज प्रोसेस से ट्रीट करोगे तब जाके उसका वैल्यू 20 ग्राम 20 मिलीग्राम पर लीटर आएगा। मतलब सोचो 100 से 120 130 मिलीग्राम होगा वो। 3 स्टेज पे ट्रीट करोगे तब जाके वो लेस बनता है, मतलब साफ सुथरा बनता है, तब रिवर में छोड़ना चाहिए। आज के डेट पे क्या है, नाली से सीधा पानी रिवर में छोड़ दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बीओडी का पैदा होना कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा तुम न्यूट्रिएंट कंटेंट देते जाओगे तो बहुत खतरनाक चीज है ना भाई। ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ा रहे हो और ऑक्सीजन वाटर में कम है भाई, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन रेडिली थोड़ी डिजोल्व हो जाएगा, है ना। ये खतरनाक चीज है। ऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे वहां पे रखा जा सकता है, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट रखोगे तो वो डिग्रेड ही नहीं करेगा, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अनट्रीटेड सीवेज देखो, अनट्रीटेड सीवेज कितना बोला, 600 मिलीग्राम पर लीटर। यूरोप का एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा है, 600 मिलीग्राम यूरोप में हो जाता है और यूएस में ये 200 मिलीग्राम है। अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट है यूएस में, इसलिए 200 है, बट ज्यादा से ज्यादा यूरोप में 600, तो इंडिया में तो उससे भी ज्यादा होगा, और गंदा ट्रीटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये अगर ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट कर गया तो भाई हमारे लिए फिर खतरनाक है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। करेक्ट। फिर क्या आता है कि द बीओडी ऑफ ए सैंपल, बीओडी ऑफ ए सैंपल ऑफ ए वाटर कैन बी टेस्टेड यूजिंग रेडॉक्स टाइट्रेशन कॉल्ड द रिंकलर मेथड। रिंकलर मेथड जो है, रिंकलर मेथड, इसी के बेसिस पे तुम पता कर सकते हो तुम्हारा बीओडी को। एक और प्रोसेस है जिसको रिंकलर मेथड बोलते हैं। एक तो मीटर यूज कर रहे हो बीओडी मीटर, वो है, एक विंकलर मेथड भी है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ विंकलर मेथड क्या है, कैसे होता है, एक्चुअली में ऑक्सीजन जो वाटर सैंपल में होता है इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है आयोडाइड आयन से इनटू द आयोडीन। ठीक है, ऑक्सीडाइज करके इसको आयोडीन बनाया जाता है। किसको, जो भी ऑक्सीजन वाटर सैंपल में मौजूद है। ठीक है, फिर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग विद द स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन। थायोसल्फेट सॉल्यूशन से इसको स्टैंडर्ड किया जाता है। करेक्ट। फिर ये तुम्हारा एक बीओडी का पैरामीटर है, लेस देन 1, 5, 10, 100, 400, 100, 10,000। इससे तुम पता कर सकते हो क्वालिटी कैसी है, कैसे नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आने वाले क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। बीओडी का इतना कहानी तुम जानो आज। ठीक है, मोस्टली इसमें क्वेश्चन रिलेटेड बहुत कहानी है, तो क्वेश्चन रिलेटेड प्रैक्टिस बीओडी से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बीओडी हमारा टॉपिक मेन इंपोर्टेंट था तो इसको मैंने पढ़ाया आज। ठीक है, इसके बाद हेवी मेटल्स वगैरह आएगा तो उसको भी कवर आउट करना है, पेस्टिसाइड से, हेवी मेटल से, बहुत कुछ है। ठीक है, कल का क्लास यूट्यूब में रहेगा, कल और क्लास नहीं रहेगा यहाँ पे। तो कल का क्लास आप लोग यूट्यूब में अटेंड कर सकते हो, जो भी आगे का टॉपिक रहेगा वो यूट्यूब में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यू शुड अटेंड इन दी यूट्यूब क्लासेस। ठीक है, और ये जो हम रिज्यूम करेंगे क्लासेस वो अगेन मंडे से रिज्यूम होगा, कल से रिज्यूम नहीं होगा, मंडे आएगा। ओके, तो गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।